हैं और उस थ्योरी में हम एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा वर्क करें तो ये सही नहीं लगता। तो हम उस चैप्टर पे ज्यादा वर्क करेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो पार्ट्स होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में मैं देखूंगी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, 3 पार्ट है इसके। प्रीलिम्स में आपको फिजिकल ज्योग्राफी इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल। और इसके पार्ट्स में आते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए हाथ थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी आपको ठीक ठाक दिख जा रहा होगा। ठीक है, तो ये पार्ट्स है भौतिक भूगोल के जो हमें पढ़ने हैं। लिथोस्फीयर, लिथो में जो लिथो है, लिथ का मतलब होता है मिट्टी, चट्टान। जो लिथो है इसका मतलब होता है चट्टान। या मिट्टी। तो इसका मतलब हमें जहां जहां चट्टान दिखेगी, जहां हमें मिट्टी दिखेगा, वहां हम अध्ययन करेंगे लिथोस्फीयर में। और उसके बाद आता है स्फीयर में जहां जहां हमें जल दिखता है, वहां वहां हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे बड़ी जलराशि ओशियन, महासागर। दूसरी है आपकी नदियां, रिवर। तीसरी है झीलें, बड़ी बड़ी झीलें होती हैं। चौथी आपकी जो हमारे वायुमंडल में भी जल होता है, कुछ मात्रा में भी विद्यमान होता है वायुमंडल में, तो वो भी जल का पार्ट होता है, जलमंडल का। तो उसको भी हम अध्ययन में शामिल करेंगे। वायु में जो इस समय नमी है, आर्द्रता है, वो भी जल है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उसका अध्ययन हम वायुमंडल या जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां हमें जल दिखता है, हम वहां जलमंडल का अध्ययन करते हैं। उसी में हमारा आ जाएगा जल चक्र। जल चक्र के प्रोसेस में ही हम ये देखेंगे कि जल चक्र कहाँ कहाँ हम डिस्टर्ब करते हैं जल चक्र को, और वही आपका बनता है फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज।
जो आपके पेपर में लिखने को आएगा मेंस में, इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी आएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो उन्होंने भौतिक भूगोल केवल दे दिया, उसके बाद भी हमें डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ता है कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। यह तो हम खुद जान सकते हैं या किताबें हमें बताती हैं, बहुत सारी किताबें नहीं भी बताती हैं, या फिर जो तैयारी किया हो बता सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे, वायुमंडल की परतें, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीजें हम वायुमंडल में देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर में स्थल मंडल, जो हिंदी में उसको स्थल मंडल कहते हैं, स्थल भाग, इसका हम सबसे पहले अध्ययन शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। इसमें आपको स्थल पे क्या क्या चीजें दिखाई देती है, स्थल पे आपको क्या क्या चीजें अपनी आंखों से दिख रही हैं, बस हमें यही देखना है। इसमें सबसे पहले हम सबसे ऊंची संरचना को देखते हैं। सबसे ऊंची संरचना हमारी होती है माउंटेन। दूसरी होती है प्लेट्यू। तीसरी है प्लेन्स। मैदान। ये तीन चीजें पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीजें हैं और ये चीजें हमें कहाँ कहाँ देखनी है। एक तो हमें विश्व में देखनी है, पहले तो हम विश्व के माउंटेन्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पठार को, विश्व में कितने पठार हैं, कहाँ कहाँ है। फिर उसके बाद मैदान देखेंगे। मैदान जो है प्लेन्स, मैदान कहाँ कहाँ विश्व में है। टकला मकान का मैदान सुने होंगे, और बहुत सारे मैदान है, जब आएंगे तो नाम आपके सामने आ जाएंगे। फिर इसमें माउंटेन्स का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माउंटेन्स, अब माउंटेन्स की बारी जब आएगी तो माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स। तो इसको देखने के लिए हमें एक संकल्पना को देखना पड़ता है, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी की संकल्पना। ठीक है, याद आ रहा है। अच्छा, तेज करना है।
पहले मैं आपको दो संकल्पनाएं बता देती हूँ। बुला लीजिए, आ रहे हैं कोई तो। एक है वैज्ञानिक स्ट्रेस। इन्होंने क्या किया था, इसको पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, उसकी 3 परतें बताए थे। सीमा, सियार, नीफे। सीमा में सिलिका है, मैग्नीशियम है, सीमा में सिलिका है, मैग्नीशियम है, Si सिलिका, Ma मैग्नीशियम, हाफ हाफ लेके बनाया गया है। सियाल में सिलिका, एल्यूमिनियम है, नीफे में निकिल और फेरस है। ये तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं, ऐसा पहले प्राचीन संकल्पना थी। अब संकल्पना बदल चुकी है, जो हम बगल में डिस्क्राइब करेंगे। जी बताइए, कोई क्वेश्चन? ये पहले की संकल्पना थी। ये वर्तमान संकल्पना है। ये नवीन संकल्पना में प्रश्न हो गया, सीमा आपका मैंटिल और कोर। ठीक है,
क्रस्ट में भी दो क्रस्ट हुई, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। वेंटिल में भी अपर वेंटिल लोअर वेंटिल, कोर में भी अपर कोर लोअर कोर। ये जो वेंटिल है अपर वेंटिल, ये ठोस है और ये वाला सेमी मोल्टन स्टेज में है, मतलब आधा पिघला हुआ आधा ठोस है। मीन्स जैसे पनीर का टुकड़ा ले लो आप, उस टाइप का ये है। और कोई पिघली हुई सी चीज ले लो, वो ये है। और कोर में आपका इनर कोर जो है, ये आपका इनर कोर है, ये ठोस है और ये मोल्टन स्टेज में है, मतलब पिघला हुआ है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। कासिम, पढ़े हो एक बार? हाँ, याद आ रहा है? ये वाला तो पढ़ाया है, वीडियो भी उपलब्ध है। समझ में आ रहा है आपको? क्या चीज? रिपीट कर दें। पहले स्वस्थ महोदय ने इसको स्वस्थ महोदय ने पहले कहा कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। उन्होंने अपना अध्ययन किया और अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि 3 परतें हैं, सीमा, सियाल, लिपे। सीमा, सियाल, लिपे में सीमा को उन्होंने बताया कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। सिलिका अब भी आप देखेंगे तो आपको भूपर्पटी मतलब क्रस्ट, उसमें आपको सिलिका देखने को मिलेगी, मिलती है। किसे कहते हैं सिलिका? सिलिकॉन वैली या सिलिका, सिलिका का नाम सुने होंगे। सिलिका बहुत यूजफुल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, ऐसा शब्द सुनते होंगे आप। इलाहाबाद में सिलिका का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और मिलता कहाँ से है? सैंड से। सैंड में आपको सिलिका मिलती है। तो सिलिका है ऊपरी परत में, फिर उसके बाद सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम दोनों मिल के ये जो मध्य वाली परत थी, इसमें मिक्स है, मिलते हैं दो। एल्युमिनियम की खुदाई होती है, खाने मिलती है एल्युमिनियम की। नीफे, नीफे जो है इसमें निकिल है जो एक भारी तत्व होता है, और फेरस मतलब लोहा, आयरन। ये आगे बात समझ में। फिर कुछ लोगों ने इसे नहीं माना, उन्होंने कहा कि यह मान्य नहीं है। वो नई संकल्पना लेके आए और नई संकल्पना में क्रस्ट मेंटिल कोर इसी का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम वर्तमान समय में क्रस्ट मेंटिल कोर के नाम से ही जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी यही नाम है, क्रस्ट मेंटिल कोर। हिंदी में भी आपको ऐसे ही लिखने को मिलेगा, क्रस्ट मेंटिल कोर। ठीक है, बताइए। इसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे ये नहीं पूछेगा। है तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें वह नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, हमें वह पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ जाती है, तब हम चलेंगे फिर पर्वत की तरफ। पर्वत का निर्माण कैसे होता है, और लिथोस्फीयर आप वही याद रखेंगे जो क्रस्ट है हमारी, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जो है ये वाला, हम उसके पहले भी आपको बता देते, आपको वो चीज बता देते जब हम लिथोस्फीयर बताए थे, लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि आपको मेंटल नहीं पता थी।
मेंटल बताने के लिए हमें आपको ये संकल्पना बतानी पड़ी, वरना ये संकल्पना आपके लिए इतनी भी आवश्यक नहीं थी। लेकिन हमको जो है लिथोस में अपर मेंटल का जो ठोस भाग है उसे बताना है, इसलिए हम मेंटल आपको बताइए संकल्पना बताए। ठीक है, तो ये जो अपर मेंटल है इसका और जो पृष्ठ है इसका दोनों भाग लेके लिथोस्फीयर बनता है। इस बात को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और क्वेश्चन आए भी हैं कि लिथोस में क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, और इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिख भी दिया, दो सीटें इसमें है लिथोस्फीयर में, ये दोनों सीटें। स्पष्ट हो गया, सभी को स्पष्ट है ये चीज? इससे क्वेश्चन आया है, आप देखना खोल के बुक देखना, जहां भी क्वेश्चन आए हो पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन, 20 वर्षों के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं आपको कहीं कहीं किसी एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट अब हमें पर्वत निर्माण की संरचना जाननी है, लेकिन उसमें जो है मोड़दार पर्वतों का जो ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें प्लेट टेक्टोनिक जानना पड़ेगा। हर उत्पत्ति के पीछे एक कारण होगा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर पर्वत का निर्माण हुआ तो कोई कारण है उसके पीछे, तो कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट विवर्तनी की प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, इस सिद्धांत ने बताया कि जो है धरती पर जो लिथोस्फीयर है उसमें उसे अगर हम कई पार्ट्स में बांटे तो 7 बड़ी प्लेटें निकल के बाहर आती हैं, 7 बड़ी प्लेटें। और वो 7 बड़ी प्लेटें जो है अमेरिकन अर्थ साइंस ने प्रूव किया कि हमारे हिसाब से 7 बड़ी प्लेटें होती हैं। कुछ छोटी प्लेटें भी होती हैं, लेकिन उनकी संख्या के संदर्भ में सभी विद्वान एक मत नहीं है। इसलिए अब केवल यही माना जाता है कि 7 जो बड़ी प्लेटें हैं उनका अध्ययन अति आवश्यक हुआ है। और उस अध्ययन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो पहली प्लेट है नॉर्थ, दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, आप आगे लगाते जाएंगे। इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं?
इसका मतलब है मुझे हिंदी लिखना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं हिंदी लिख दूं, क्योंकि बात यह है ये जो सेव हो रहा है ना, उसे तो बहुत सारे लोग देखेंगे। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज्यादा है, उन्हें इस इंग्लिश को लिखने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, सर ने मुझे ये कहा था कि आप गूगल लैंग्वेज का प्रयोग करने की कोशिश करिए, और करिए भी, क्योंकि जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी बैठते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तो मैं पहले पहले इंग्लिश ही लिख दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले पहले मुझे हिंदी लिखनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी खुद इतना एलिजिबल होता है कि वो हिंदी को इंग्लिश में कर भी लेता है, अगर मैं बोल दूंगी तभी वो कर लेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है या गलत बात है? ये सही बात है, सभी सहमत हैं इससे? इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बताए, आप बताइए। बोल देंगे तो कर लोगे आप। ओके, थैंक यू। जानना दोनों के है, जानना दोनों के है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वालों को दोनों लैंग्वेज जाननी है, इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ एक लैंग्वेज जाननी है। इसलिए इंग्लिश मीडियम का क्रेज बढ़ गया है ना? क्योंकि हमें एक ही वे में जाना है, एक ही चीज पढ़नी है, हमें दो बुक नहीं लगानी है। हिंदी मीडियम वाला बेचारा दूसरे से इंग्लिश मीडियम की भी किताब लेता है, वो भी देखता है, क्योंकि उससे जब पेपर आता है ना, तो मान्य क्या होता है, उसमें लिखा रहता है साफ साफ आपको कि इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन मान्य होंगे अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा पिट जाते हैं इस मामले में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले आईएएस बने हुए हैं। निशान जैन को आप लोग जानते ही होंगे, तो हिंदी मीडियम के वो है, और प्लस उनका हिंदी सब्जेक्ट भी रहा है। बातचीत मत कीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी क्लास में बातचीत मैं कहूँगी मत कीजिए, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने इंग्लिश लिख दिया, मुझे हिंदी नहीं आ रही। तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, लिख ही दिया था मैंने। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इतना नोट कर लीजिए। हो गए? अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
प्रशांत महासागरीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट बस इंग्लिश में आप लिखेंगे ऐसे ही, अंटार्कटिक प्लेट इंग्लिश में लिखेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और प्रशांत महासागरीय प्लेट को लिखेंगे पैसिफिक प्लेट। इसको पैसिफिक बोलते हैं, पैसिफिक ओशियनिक प्लेट। अगर इन सातों प्लेटों में एक बार फोकस करेंगे तो आपको यह मिलेगा कि इसमें से एक प्लेट के सामने लिखा हुआ है महासागरीय प्लेट, ओशियनिक प्लेट। ऐसा क्यों? सभी प्लेटों के सामने नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि यह पूरी तरीके से जलमग्न प्लेट है, जलीय प्लेट है, इसमें कोई स्थल भाग नहीं है। जो मैंने क्रस्ट मैंटल कोर बताया उसमें क्रस्ट वाला भाग इसमें नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह महासागरीय प्लेट है। बाकी प्लेटों में आपको भूमि दिखेगी, इसलिए वो स्थलीय प्लेट है, और ये पूरी तरह जलीय प्लेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे सिस्टमेटिक वे में ऐसे मैं बता रही हूँ, कभी आपको लग सकता है जो शुरुआत में मैंने चीज बताई हो सकता है उससे क्वेश्चन पुटअप ना हो रहे हो, लेकिन हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन आपको अगर मैं रास्ते पे लाना चाहती हूँ तो उस रास्ते पे लाने के लिए पहले हमको कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं, इसलिए मैंने आपको वो बता दी। तो स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि यही चीजें ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हैं जब निर्माण होता है। तो जब हम प्लेट को देख लिए, प्लेटों को अगर हम देखें, मैप आ सकता है क्या इसमें? वर्ल्ड मैप ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये उल्टा लग रहा होगा आपको, ये इधर होगा, है ना। ऐसे सोच रहे होंगे मैप में अक्सर ऐसा दिखता है कि ये चीज इधर होती है, लेकिन आप ये देखें कि ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब गोल होता है। जब ग्लोब पे चिपका हुआ मैप उतार के हम फैलाते हैं तो ऐसे हमें दिखता है। ग्लोब जो होता है एक गोल संरचना होती है जिसे हम पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं। वो पृथ्वी का प्रतिरूप बताता है कि हमारे विश्व में कितने देश है, पृथ्वी को एज इट इज बताता है। तो उस पे एक मैप चिपकाया जाता है, और वो मैप उतार के जब हम फैलाते हैं तो वो मैप हमको ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये विश्व मैप है। इसमें ये उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है, ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये यूरेशिया, इसमें आपको यहां से यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूराल पर्वत है, और इसे हम मिक्स करके एक ही प्लेट बनाते हैं। एक ही प्लेट अमेरिकन राष्ट्र साइंस ने बताई है कि जो है ये यूरेशियन प्लेट है, और ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, और इसके बगल से यहाँ और यहाँ आपकी पैसिफिक ओशियनिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो पूरी तरह जलीय है, और आपकी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब हम चलेंगे प्लेटों के मूवमेंट की तरफ कि कितने प्रकार से प्लेटें मूव करती हैं। क्योंकि जो प्लेट है ये सारी प्लेटें मूव करती हैं। आपको भी हाल फिलहाल में ये पता चला होगा 2-4 सालों में कि अमेरिका में, अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में यहाँ पे एक झील थी, और वो झील धीरे धीरे फैल रही है। देखिए ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं हो सकती है, तो मैप के माध्यम से ये जान ले आप कि वो झील धीरे धीरे फैल रही है, उसमें दरार पड़ रही है। ये भाग जो टूट के अलग हुआ है, ये भाग कभी इसमें जुड़ा हुआ था, अब ये टूट के अलग है, पहले इसमें जुड़ा हुआ था। संरचनाएं नापी गई, मिलाई गई, सेम हो गई है। इसका मतलब यह सारे महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे कभी,
वो उसकी भी एक संकल्पना है, उसकी भी एक थियरी है, लेकिन उसे हमें नहीं देखना है अभी। वो कभी कभार, वैसे तो मैं देखी सभी क्वेश्चन का एनालिसिस की, तो उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी। बस एक क्वेश्चन मैंने देखा कि वो प्लीस्टोसिन हिम युग जो था उसका क्वेश्चन आया हुआ था। बस एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। तो प्लेट टेक्टोनिक जान लेते हैं। ये प्लेटें जो है आपस में पहले जुड़ी हुई थी, धीरे धीरे अलग हुई हैं। तभी ये जो महादेश है, जो ये देश बने हुए हैं, ये सारे अलग अलग होके बने हुए, पहले एक में ही सारे जुड़े हुए थे। ठीक है, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया में भी उसके दो भाग हुए थे। पैंजिया के एक ऊपर का भाग अंगारा लैंड था, और नीचे का भाग मतलब दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड था। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया किसका भाग है। इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर इतना भी जानते रहेंगे तब भी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, का क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया तो। इंडिया आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, बाकी ये उत्तर के जितने हैं सारे अंगारा लैंड के भाग हैं। दो पैंजिया के भाग बताए गए थे। पैंजिया गोल की ऐसी संरचना बताया गया था पैंजिया का, इनमें दो भाग किए गए थे। पैंजिया, इसका ये था अंगारा लैंड। और ये था गोंडवाना लैंड। बहुत हजार करोड़ वर्ष लगे इसे अलग होने में, धीरे धीरे ये अलग हुए हैं। उतना हमें डीप में नहीं जाना है, बस हम इतना जान लें पैंजिया नाम का एक पूरा खंड था, उसके दो भाग हुए। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, और गोंडवाना लैंड का भाग इंडिया रहा है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। कासिम वापस नहीं आ रही। प्लेटों का मूवमेंट, क्या प्लेटों का मूवमेंट हिंदी क्या होगी इसकी? इंग्लिश में लिखती है कोई बात नहीं। इसकी हिंदी आप मुझे बता दो, मुझे आ नहीं रही है। संचलन, सॉरी। प्लेटों का संचलन। ज्योग्राफी की एक अलग डिक्शनरी होती है, उसमें अलग शब्द होते हैं। वैसे तो हम चलायमान चल
कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका शब्द है संचलन। सो प्लेट कितने तरीके से मूवमेंट करती है? 3 तरीके आते हैं इसमें। कन्वर्जेंट, डायवर्जेंट, चलेगा क्या? लाइट से ही चलता है क्या? इन्वर्टर से? डिजिटलाइजेशन अच्छा है, लेकिन हर चीज डिजिटलाइज हो जाए और हर चीज में डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़िया चीज नहीं होती। आप देखते होंगे मोबाइल से पढ़ते होंगे, उतना नहीं याद रहता, लेकिन आप जब किताबों से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा याद रहता है। और खास करके अगर आप किताबों पे उंगलियां रख के पढ़ लिए, तब तो आपको और भी याद रहता है, क्योंकि हमारे टिप्स में क्या होते हैं, चुंबकीय शक्ति होती है, जो हमारे टिप्स होते हैं। और उससे जब हम, बहुत लोग चम्मच से भी खाना खाते हैं, चम्मच से जब आप खाना खाते हैं आपको गर्म ठंडा नहीं पता चलता, लेकिन आप साउथ इंडिया जाइए, साउथ इंडिया में आपको हाथों से खाना खाने को मिलेगा, है ना? हाथों से खाना खाते हैं वहां के लोग, कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन हाथों से खाना खाएंगे वो। और केले के पत्ते पे नीचे बैठ के। आर्ट एंड कल्चर में आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी कि साउथ इंडियन कल्चर आज पूरे वर्ल्ड में सराहा जाता है, लेकिन हम नॉर्थ इंडियन, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हुआ? बहुत मैंने नहीं कर रहा है। अच्छा, तो डिजिटलाइज होने पे ठीक है, सही है, लेकिन हर चीज देखिए, मोबाइल से आप हर चीज नहीं पढ़ सकते हैं। किताबों पे कुछ निशान लगाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, वो चीज कलर से अगर करते हैं आप ना, तो आपकी आंखों में वो रंग बस जाता है। फिर वो आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपको वो दिखता है, और फटाफट चीजें आपको याद आ जाती हैं। आप बचपन में किताबों से जो पढ़े होंगे आपको अब भी याद होंगी। मैंने सेकंड क्लास में कैसे पढ़ा था, ये मुझे कभी कभी महसूस होता है कि सेकंड क्लास में मैं क्या क्या पढ़ती थी। अभी अभी मुझे याद आया था कि ज्योमेट्रिकल शेप हम लोगों को बताए जाते थे, गोला, और मतलब कुछ बनवाई जाती थी अल्पना करके, कला में अल्पना, और ये किनारे जो होते हैं साड़ी के, ये बनवाए जाते थे। तो वो सारी चीजें याद आती हैं कि मतलब एक तो आप सोच लो सरकारी स्कूल का बच्चा थोड़ा पिछड़ा सा महसूस करता होगा इस समय, लेकिन वो जो हमने पढ़ा वो आज भी हमें काम देता है। आज आप सेकंड क्लास के बच्चे से ज्योमेट्रिकल से पे पूछ लें तो उतना भी ट्रेंड नहीं होगा वो बताने में, लेकिन हम लोग थे। और आज हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें साड़ियों के प्रकार भी पूछे जाते हैं आपसे, साउथ इंडिया में जो साड़ियां होती हैं। मैं इंग्लिश करने लग गई, हिंदी भूल जानी। हाँ ऐसे ही होता है, लोग मुझे नहीं पता पता है भी याद कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में केमिस्ट्री में पढ़ा है, रेस होती है ना कि कन्वर्ट करते हैं केमिस्ट्री। वो फोटो है आपको देखना होगा समझ पा रहे
तब तक आप एक चीज चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्लेट विवर्तनिकी 1955 में सिद्धांत जो था, इसमें प्लेट शब्द का जो यूज हुआ है 1955 में टूजो विल्सन नाम के टूजो विल्सन नाम के व्यक्ति ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद 1967 में, मतलब 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, ये 3 व्यक्ति थे जो पूरे इस सिद्धांत को एक में सम्मिलित करके प्लेट टेक्टोनिक थियरी ले आए थे। तो 2 डेट है इसमें, 1955 और एक है 1967। 1955 में प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था प्रथम बार। टूजो विल्सन, जे फॉर जॉनी, सिर्फ टूजो विल्सन। और विवर्तनिकी शब्द का अर्थ होता है मंद गति से चलन, मंद गति से संचलन। मंद गति से अगर प्लेटें चल रही हैं तो उसका जो शब्द दिया गया उसे विवर्तनिकी दी गई, मतलब टेक्टोनिक, स्लो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स।
दो किलोमीटर पूरी जितनी जा सकती कोई भी नहीं। उसमें सेब भी है, उसका शब्द पर आते हैं जैसे बाकी जो और क्या करते हैं। हाँ, नेक्स्ट होता है उसको सेव करना पड़ता है लास्ट में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्लाइड से भी आया बट मुझे दिक्कत हो जाए। ये उनको बच्चे को इसके लिए सो रहे हैं। मैं चेक करूंगा अभी आप करा लीजिए। वैसे तो शीट भी है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हो रहा था। हाँ। प्लेटों का जो संचलन होता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट, तीसरा है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट इसको हिंदी में अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी। डाइवर्जेंट को अपसारी। और ट्रांसफॉर्म को रूपांत है, रूपांत है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको उनका फिगर बना के दिखाते हैं। करना है, कल से हो जाएगा, कल से करते हैं। ऐड कर सकते हैं। हाँ ऐड ये प्लेट है, क्या क्या इसमें है? लिथोस्फीयर का याद कर लीजिए, कंटेंट क्या क्या था लिथोस्फीयर में? क्रस्ट थी, और जो ठोस भाग अपर मेटल का था वो। इतनी चीज इसमें है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कितनी चीजें इसमें है। इतना मोटा मैं देख सक रही हूँ, क्या रहा हूँ, है ना? पृथ्वी का उतना मोटा भाग हम देख रहे हैं, तो वो क्या है? प्लेट है।
ये प्रतीक को बता रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसे दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये कौन सा हुआ आपका कन्वर्जेंट? आप साथ के साथ हम बनाते चलिए। अगर अच्छी ड्राइंग आती है, अच्छे ढंग से, जितना अच्छे ढंग से आपका नोट्स यही तैयार होगा उतना ही आपको इजी रहेगा घर पे आप रिवीजन करना। फिर मेरी पोजीशन सही हो रही है? Yes, ma'am. मेरी पोजीशन सही है कैमरे की, खड़े होने की और उसकी? Yes, ma'am. सही है, नोट्स के साथ सही है। हो गया, आगे चले। सेम आपको फिर वैसे प्लेट बनानी है। जितना जल्दी जल्दी आप इसे बनाना सीख लेंगे उतना ही क्वेश्चन में आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेंस में ही बनाना होता है। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई तो आपको मेंस में बनाना ही पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन, डाइवर्जेंट, साथ ही साथ मूवमेंट वगैरह आप लिखते चलना। ठीक है, आप सारी इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अभी आपको लग रहा होगा प्लेटें दूर जाए या पास जाए हमें क्या, है ना? लेकिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस धरती पे अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। पत्ता टूट के गिरता है, आपको लगता होगा कि गिर गया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिरता क्यों है? जो उसे चिपकाने वाली चीज होती है, जो वो होता है पेड़ में चिपकने का कारण जो होता है उसका, वो खत्म हो जाता है, वो ग्लू खत्म हो जाता है। पीले होते हैं पत्ते जब जब उनको एनर्जी नहीं मिलने लगती तो पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ये भी आपको पढ़ना है बायोजियोग्राफी में। फिर इन्वायरमेंट साइंस आपका वहीं से, इन्वायरमेंट जियोग्राफी वहीं से शुरू हो रही है, उसे भी पढ़ना। उससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। इन्वायरमेंट जियोग्राफी से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व और आज जो भी ये टाइगर का ट्रैफिकिंग वगैरह हो रहा है, जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, नोट हो गया होगा? तो ये अब सारी तीसरा भी आपका ऐसे ही बनेगा। जितना जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए।
बगल से दोनों प्लेटें मूव करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समीप से ही अगल बगल से बहुत आराम से निकल जाती हैं। ऐसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पिछली क्लास में मैंने दिया था कि आप दो लोग खड़े हो जाओ, एकदम एक सीध में आमने सामने आओ एक दूसरे की तरफ, तो क्या होगा, यह हमें देखना है कि क्या होगा। दोनों भिड़ जाओगे, आपस में टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी किसी की नाक फूटेगी, किसी का माथा फूटेगा, जोर से टक्कर हो। उसी तरीके से इसमें कुछ न कुछ होता है, वो हम देखेंगे। ये आप बना लिए होंगे, बीच में हम आपको बातचीत करते हैं ताकि आप बना लें। बन गया? अब हम आते हैं पहले वाले पे, फिर कन्वर्जेंट पे। अब हम उस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। जब ये प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, इसमें जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर को चढ़ जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धस जाती है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी प्लेट हल्की होगी, कौन सी प्लेट भारी होगी? कोई बताए? आपको पीछे जाना पड़ेगा और उसी संकल्पना को फिर याद करना पड़ेगा। दो संकल्पना मैंने बताई थी, एक स्ट्रेस वाली और एक नवीन संकल्पना, जिसमें अर्थ के 3 पार्ट किए गए थे, ट्रस्ट मेंटिल को, और स्ट्रेस ने किया था सीमा सियाल लिफे। उसमें जाना पड़ेगा आपको। सीमा सियाल लिफे में कौन सी जो चीज थी वो भारी थी, जो ठोस होगी, वो हल्की होगी या भारी होगी? गलत। कोई और बताना चाहेगा? नहीं? देखिए, हल्की और भारी, जो निकिल वाला पार्ट था, जो मैग्नीशियम सियाल वाला पार्ट था, वो भारी होगी। जो ओसियनिक प्लेट होती है वो भारी होती है। तो पहली वाली जो परत है, जो क्रस्ट वाली परत है, वो हल्की होती है। लिथोस्फीयर की जो परत होती है वो हल्की होती है। इसका मतलब है कि अगर स्थलीय प्लेट है तो हल्की होगी, जलीय प्लेट है भारी होगी। है ना? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हम यहीं से तो देखते हैं, यही तो हमारे संकल्पना का आधार है कि इसमें ये वाला पार्ट जो था वो हल्का है, ये वाला पार्ट भारी है, और सबसे भारी पार्ट ये है कोर वाला। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे भारी तत्वों की अधिकता मिलती है हमें। तो भारी प्लेट, और जो क्रस्ट है, क्रस्ट सबसे हल्की प्लेट है। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, यही स्पेस महोदय ही थे जो जिन्होंने ये कहा था कि सियाल, सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। नहीं, सियाल कैसे है? सीमा, पहले सीमा है ना, सीमा, हाँ सीमा, सियाल और निफे। तो इन्होंने कहा था सीमा जो है वो सियाल के ऊपर तैर रहा है। सियाल इसका मतलब है, इन्होंने कहा था लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में। जब नेक्स्ट वाली संकल्पना आती है, थ्योरी आती है, उसमें भी ये बताया जाता है कि जो सेकंड मैंडल है हमारा, उसका ऊपरी भाग तो ठोस है लेकिन निचला भाग द्रव, मतलब सेमी मोल्टन स्टेज में है, आधा पिघला हुआ, हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ तक तो ये जो है ठोस है, ये सारा पार्ट ठोस है और यह पार्ट हल्का है और यह पार्ट भारी। नीचे जाएंगे तो हमें भारी में अधिक मिलेगा। जो निकिल वगैरह है ये भारी तत्वों में गिने जाते हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़े होंगे, साइंस के स्टूडेंट भी यहाँ होंगे, तो उसमें जो है निकिल भारी तत्वों में आता है, लोहा भी भारी तत्वों में आता है। तो नीचे जाने से ये देखा गया कि इसमें जब परतों में अंदर जाते हैं हम तो भारी तत्व की अधिकता मिलती है, ऊपर हल्के तत्व है। तो जब प्लेटें टकराती हैं एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, टकराती हैं, मूवमेंट तो हो ही रहा है, तो कुछ प्लेटें आमने सामने आ जाती हैं कभी कभार। जब
प्लेटें टकराती हैं तो इसमें हल्की वाली प्लेट ऊपर और भारी वाली प्लेट नीचे को जाती है। मान लीजिए ये हल्की प्लेट है और ये भारी प्लेट है, ये नीचे जाएगी, यूं मुड़ जाएगी ये, ठीक है, ये मुड़ भी जाएगी, ये प्लेट मुड़ के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो जब ये मुड़ के अंदर जाएगी तो पृथ्वी का तापमान अंदर बहुत ज्यादा है, ये वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। अगर आपको पता लगाना हो तो कहीं कुआं खोदा जा रहा हो या अंडरग्राउंड बना हो, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के धरातल के ऊपर की अपेक्षा नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है? होती है, साइंस में भी पढ़े होंगे आप। तो ये जब ये प्लेट जुड़ेगी और नीचे को जाएगी और इसके ऊपर ये प्लेट चढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ये प्लेट मैंटल में घुस जाती है और मैंटल में जो जब घुस जाती है तो ये पिघलने लगती है। अब जब पिघल जाएगी तो इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी इसकी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है डेंसिटी। तो वो क्या करती है, यहाँ पे पिघलने के बाद कुछ ऐसा चीज बनता है जिसे हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। जो लोग कभी नहीं ज्योग्राफी पढ़े होंगे, सुने होंगे, उन्हें लगता होगा ये कौन सी चीज है मैग्मा। कभी आप ज्वालामुखी का पिक्चर खोल के मोबाइल पे देखिए, जो अभी अभी इरप्शन हो रहा हो, उस पे जो है बहुत गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, आग आग होती है उसमें पूरी, और उसमें जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं वो सारे जल जाते हैं। उसी का नाम होता है ज्वालामुखी, जिसके मुख से हमेशा ज्वाला निकलती रहे, तो वो भी आएगी। ये मैग्मा जब यहाँ बन जाता है तो पृथ्वी की ऊपरी परतों को तोड़ते हुए बाहर को निकलता है, ठीक है, इन परतों को तोड़ देता है। और यह ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर कमजोर वीक पॉइंट होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ये होता है और ये मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में ऊपर को निकलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज होती है दो प्लेटों के टकराने पे, अभी हम कन्वर्जेंट में ही चल रहे हैं। कन्वर्जेंट प्लेट टकराती है तो क्या क्या होता है, एक कार्य तो ज्वालामुखी वाला हो गया, दूसरा देखते हैं चेंज कर दीजिए जो मैंने शुरू में सिद्धांत बताया है, सीमा लिम्फे वाला और क्रस्ट मैंटल कोर वाला और एक लिथोस्फीयर वाला। सबसे नवीन में हम लिथोस्फीयर के नाम से ही जानते हैं, जो पृथ्वी का स्थलमंडल है, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आपको अर्थ क्रस्ट की बात आए, चाहे आपको पर्वतों का संचलन, पर्वतों का उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, ये सारी चीजें जब भी आएंगी आपको संकल्पना जरूर याद रखनी पड़ेगी। तो आप दिमाग के किसी कोने में उसे जरूर रखे रहे हमेशा, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपके तीन तीन पॉइंट्स होते हैं आईएएस में, कभी कभार आपको दे दे कि कन्वर्जेंट प्लेट किनारे पर, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अगर ऐसा दे दिया, तीन चार चीजें दे दिया कि ज्वालामुखी निर्माण होता है, एक तो मैंने आपको कन्फर्म कर दिया कि ज्वालामुखी निर्माण होता है, दूसरा हम फिर देखते हैं
फिर ऐसे ऐसे आपके 3 पॉइंट होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में रहेगा कि उपर्युक्त में से कौन सही है, 1 2, एक केवल मतलब केवल एक, 1 2, 1 2 3, नन, या फिर चौथा ऑप्शन रहेगा आपका नन अदर, ऐसा। ठीक है, तो उसमें आपको चारों प्रक्रिया, देखिए हम इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें जाके पता चलेगा एक क्वेश्चन के बारे में, इसलिए आराम आराम से भी पढ़ रहे हैं, आपके पास अभी काफी टाइम है ना, क्योंकि अगस्त बीत रहा है, अभी आपका एग्जाम होगा मई में, तो आपको बहुत टाइम है पढ़ने का। और ज्योग्राफी ऐसी चीज है कि ज्योग्राफी से आप अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं साथ के साथ। कन्वर्जेंट हो गया है कन्वर्जेंट ये आपने बताया में भी और बताना है। एक हो गया ज्वालामुखी। कन्वर्जेंट में दूसरा आपको फिर से हम देखते हैं, जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी, दोनों मजबूत प्लेटें हैं, कोई भी कमजोर प्लेट नहीं है इसमें, दो मजबूत व्यक्ति अगर लड़ ले तो क्या होता है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, जैसे क्रिकेट टीम में टाई हो जाता है मैच, वैसे ही इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होगा आपके साथ। देखिए, जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो आपस में टक्कर तो होगी लेकिन टूट फूट नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को ऊपर उठा देंगी। यूं मैं हाथ से आपको बताती हूँ, जैसे ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों टकराई, फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे ऊपर उठाती हैं, ऐसे ऊपर हो जाएंगी। सांप को लड़ते हुए देखा होगा कभी, ऐसे लड़ते हैं ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे ये प्लेटें ऊपर उठ जाती हैं, और ये क्या बना आपका माउंटेन, पर्वत, तो ये बनते हैं आपके मोड़दार पर्वत। कन्वर्जेंट फ्लैट बाउंड्री पर ही मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। उसमें आपने नोट्स में अपने लिख लीजिएगा आप ज्वालामुखी, पहला वाला जो इसके पहले मैंने बताया, इसमें जो यहाँ मैग्मा बना है उसमें ज्वालामुखी यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसमें मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़दार को इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, फोल्ड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब डायवर्जेंट की तरफ चलते हैं, कितना नोट कर लिया आपने। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इससे अगर आपने अगर सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जब दो प्लेटें दूर जाती हैं उसे हम डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं। अब सारी हिंदी में अब जब ये दोनों दूर जाएंगी, आप एक बार सोच के देखो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्या होगा। दो लोग एक दूसरे की तरफ पीट करके दूर चले जा रहे हैं, कुछ होता है क्या?
कुछ होता है क्या? हम्म? मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, पहले दो लोगों की। वैसे दो लोगों में क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो जगह खाली होगी वहां पे हवा घेरेगी ना, यही होता है। प्लेट में देखते हैं, प्लेट में जब ये प्लेट में सबसे हमारी धरती पे सबसे अंदर को है ना, ये हमारी धरती जो है, इस पे जो ये हम जिस पे खड़े हुए हैं, ये प्लेट प्रेशर भी डाल रही है, पूरी धरती पे प्रेशर भी डाल रही है। तो जो ये प्रेशर हट रहा है यहाँ से, जब ये हटेंगी तो यहाँ प्रेशर जो है रिलीव होगा, है ना, बाहर की तरफ आएगा प्रेशर उसका। के साथ साथ जो मैग्मा होगा, मैंटल में पिघली हुई जो चट्टाने होती हैं, चट्टाने, जो मैंटल होता है उसमें चट्टाने पिघली अवस्था में रहती हैं, तो जो पिघली अवस्था में चट्टाने होती हैं वो इसमें निकलने का प्रयास करती हैं और बहुत आराम से निकलती हैं, उसको हम कहते हैं दरारी उत्तेजन। ठीक है, दरार के जैसे निकल जाती है, तो फॉल्ट होता है उसमें। वो कैसे निकलेगी, यूं निकल के ऐसे। तो ये एक रिज का निर्माण करते हैं। मिड ओशियनिक रिज आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिड ओशियनिक रिज। इसे हिंदी में कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, अब सारी प्लेट किनारे पर। कौन से प्लेट, डाइवर्जेंट, अब सारी प्लेट किनारे पर। इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा, जब प्लेटें रुक जाती हैं तो डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो गई हैं। मिड ओशियनिक रिज, मिड मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, कटक बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, होनी नहीं चाहिए। हम लोग के साथ भी हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे लोग रहा करते थे। दिल्ली में तो आपको पता ही होगा, दिल्ली में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम सब मिक्स। और मैंने दोनों मीडियम में कोचिंग में क्लास किया है, हिंदी में भी इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स भी किए था। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं हिंदी, एक्चुअली मैं शुरुआत में इंग्लिश मीडियम से थी, फिर जो है मेरा मन अचानक बदल गया कि हिंदी में मैं ज्यादा बेहतर लिख पाऊंगी, फिर मैंने चेंज कर दिया, फिर हो गया ऐसे कुछ, फिर दोनों देखते देखते दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी आने लगी, काफी दिन छूट गया तो भूल भी गई। भूल जाते हैं, सब्जेक्ट भूल जाते हैं। जैसे मैथ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा, लेकिन अब कुछ भी नहीं आता। तो हो गया ये आपका। अब आपका आता है तीसरे नंबर वाला, रूपांतर, ट्रांसफॉर्म। जब एक दूसरे के अगल बगल से प्लेटें निकल जाए,
रूपांतर प्लेट किनारा, ट्रांसफॉर्म प्लेट रूपांतरण। ये सब एक दूसरे के अगल बगल से प्लेटें निकल जाती हैं। बात यह है कि ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आती, अगल बगल नहीं जाती, इसलिए मतलब बगल से पास हो जाती है बहुत आराम से, इनसे कुछ भी नहीं होता है। इनको हम संरक्षित भी कहते हैं, ये सुरक्षित रहती हैं, संरक्षित प्लेट किनारा भी कहते हैं। इंग्लिश में तो वही नाम है। मतलब ये सुरक्षित रहती हैं, कुछ भी इन पे असर नहीं पड़ता, ना कुछ निर्माण होता है, ना कुछ होती है, कुछ भी नहीं। ठीक है, टाइम हो गया है ना कासिम? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। मैंने आज इतना सोचा था मुझे जल्दी जल्दी कवर कर लेना है, इतना पढ़ा देना है आपको। ऐसे अगर चलता रहे तो काफी कुछ आपको जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और जल्दी ही हम तीनों चीज जो बताए थे आपको, एक लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और आपका तीसरा था एटमॉस्फेयर, ये तीनों स्फीयर आगे अगर आपके कंप्लीट हो गए तो आप समझ लो 50% ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही आते हैं, और साइंस वाला इसमें ज्यादा पार्ट रहता है। फिर आपका आएगा बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंट जियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी में आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, और इन्वायरमेंट जियोग्राफी में भी बायोलॉजी आ जाती है लगभग, तो वो दोनों अलग होते हैं। फिर आपको भी पढ़ना रहेगा मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, इसमें सामाजिक भूगोल भी है आपका, सोशल जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी। सबसे मतलब एक तरीके का रट्टू वाला काम किसमें होता है? इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपको होगा। इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपको मिनरल्स, एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़नी रहेंगी, कहाँ पे ये मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। और ये सीरीज पढ़ने के बाद फिर वर्ल्ड की चीजें हम देखेंगे, माउंटेन कहाँ कहाँ है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंडिया में ये चीजें कहाँ हो रही हैं। इंडिया में भी फोल्डेड माउंटेन है, पता है आपको कौन सा है? हिमालय। हिमालय आपका फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत है, और भी है कोई, और भी प्रकार होते हैं पर्वतों के, जो हम पर्वतों में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई शक, कोई संदेह हो, कोई क्वेश्चन हो? समझ में आ गई बात? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी, क्योंकि हमने भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं की है ना। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, 1-2 मिनट है। कासिम सही है, समझ में आ रहा है? इस बार क्लास ना छोड़ना, ना गलती करना। चलो इसको कर दो फिर। टाइम का सारा काम नहीं संभाल रहे हैं। मेरा नाम लिखना होगा क्या कहीं? आप लास्ट बार उसमें 22 है ना, हाँ, उसके आगे जैसे ऊपर से देख के करना। ये 22 ये ऐसी यहाँ पे ये तो सत्य, 21 का है। ये नीचे वाले में है ना, हाँ आपका हाँ, 22 जो
थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा कॉपरेशन किया, बहुत शांति से बैठे रहे।